क्या लद्दाख की वादियों में अब सिर्फ बर्फ नहीं, बारूद की गंध भी घुल चुकी है? क्या भारत की सबसे शांत और रणनीतिक रूप से अहम सीमांत भूमि अब पाकिस्तान की नई प्रयोगशाला बनती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनम वांगचुक, जिन्हें हम एक पर्यावरणविद और नवाचार के प्रतीक के रूप में जानते थे, वो अब एक भू राजनीतिक मोहरे के तौर पर सामने आ रहे हैं? तो दोस्तों, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो कह रही है कि वांगचुक ने लद्दाख में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो कहता है, मैं तो बस अपनी मातृभूमि के लिए आवाज उठा रहा था। लेकिन सच दोनों के बीच में कहीं है, और इसमें पाकिस्तान का नाम आना इसे बेहद गंभीर बना देता है। तो चलिए समझते हैं मुद्दा क्या है। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उस दिन से जब लद्दाख की ठंडी हवाओं में आक्रोश की गर्मी फैल गई। 24 सितंबर 2025 लेह की सड़कों पर 5000 से 6000 लोग उतरे, भीड़ उग्र हो गई, सरकारी इमारतें जलाई गई, बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ, वाहनों को आग लगा दी गई। सीआरपीएफ के 17 जवान बुरी तरह घायल हो गए। एक को तो स्पाइनल इंजरी तक हो गई, एक लड़की को दिल्ली एयरलिफ्ट करना पड़ा, और अंत में गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई। अब सवाल यह नहीं कि हिंसा हुई या नहीं, सवाल यह है क्यों हुई, किसने भड़काया, और क्या यह वाकई सिर्फ स्थानीय नाराजगी थी? लद्दाख में लंबे समय से 6 शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची की मांग हो रही है। यहां तक कि जनजाति आबादी को संवैधानिक संरक्षण, भूमि अधिकार और संस्कृति की सुरक्षा मिल सके, इसके लिए लगातार मांग बनी हुई है। जब लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब बहुत से लोगों को लगा था कि एक नई शुरुआत होगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह डर सताने लगा कि अगर बाहर से कंपनियां और बाहरी लोग आए तो उनकी जमीन, रोजगार और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। बात तो काफी हद तक सही भी लगती है। केंद्र सरकार लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे केडीए कहा जाता है, उसके साथ बातचीत लगातार बनाए हुए थी। 25-26 सितंबर को दिल्ली में अहम बैठक होनी थी, लेकिन इससे ठीक पहले अचानक से आंदोलन भड़क गया। पुलिस का दावा है कि एक सोची समझी रणनीति थी, और इसके पीछे सोनम वांगचुक का हाथ था, क्योंकि इतने कम समय में लद्दाख जैसे बेहद शांत, कम आबादी वाले इलाके में इतनी तेज हिंसा का फैलना और इसका पैटर्न कहीं और मिलना, यह अपने आप में बात तो रखता है। लेकिन यहां ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि अब इसमें पाकिस्तान का एंगल जुड़ चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस एनालिसिस को समझने की कोशिश करिएगा। डीजीपी वहां के डॉक्टर SD सिंह जमवाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या बोला उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक पाकिस्तानी PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के संपर्क में थे। यानी वो मूलतः भारत से था, लेकिन वो पाकिस्तान में उसकी नागरिकता लेकर रह रहा है, जिसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति पाकिस्तान से सूचनाएं साझा कर रहा था, और डॉन जो पाकिस्तान का मीडिया है, वहां के आयोजनों में शामिल हो रहा था, वहां के समूह में जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वांगचुक ने खुद इस्लामाबाद, बांग्लादेश और नेपाल की यात्राएं की हैं, और वहां के आंदोलनों से प्रेरणा लेने की बातें भी कही हैं। उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल आंदोलन का हवाला दिया, जेंजी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जो आंदोलन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए जाने जाते हैं। अब यहां आपको जियोपॉलिटिकल समझनी पड़ेगी, या जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान की रणनीति क्या है? अगर पाकिस्तान की रणनीति की बात करें तो उसका एक ही सपना है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। 1971 में जो तमाचा हमने मारा बांग्लादेश को अलग करके, उसके बाद से उसको समझ में आ गया कि भारत से सीधी लड़ाई कर ही नहीं सकते। बेशरम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाकर आपने देखा उसके प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं, और उसने क्या बेशर्मी से बोला कि हमने भारत को हरा दिया, और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां नहीं आते तो हम भारत में विनाश मचा देते। आज जिसके जहाज उड़ने की हालत में नहीं है, जिसके रनवे टूटे हुए हैं, जिसके हैंगर्स गायब हो गए हैं, वो आज एक फोटो नहीं दिखा पा रहा है, वो जाकर कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया। लेकिन उसका एक सपना तो है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और वो जो इनडायरेक्ट लड़ाई है, जो प्रॉक्सी वॉर है, वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी यह लड़ाई केवल कश्मीर तक सीमित थी, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि सरकार कश्मीर में जिस तरह से न्यूट्रलाइजेशन कर रही है, जीरो कर रही है सबको, और कश्मीर में आतंकवाद कमजोर हुआ, और यहां तक हालत हो गई अगर हमने वहां कुछ किया तो पलट के हमारे अंदर घुसकर मारेंगे। इनके आकाओं को घुस के मारा। अब पाकिस्तान एक नई रणनीति पे काम कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि यहां पे सरकार ने फोकस कर दिया है। वो भारत के बाकी जितने भी
बाउंड्री स्टेट्स हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उनको स्थिर करो। भारत में बड़ी विविधता है, अलग बोली, भाषा, पहचान, जनजातीय पहचाने। अब वो भारत की इस फॉल्ट लाइन को, इस भ्रंश रेखा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ये सब टारगेट पे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। पश्चिमी ताकतें तो ऑलरेडी हैं ही हैं। अब लद्दाख की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। यह इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन की ट्राई जंक्शन पर, यानी ये तीनों जगह से अपनी सीमा शेयर करता है। एक तरफ भारत, हमारी अपनी बाउंड्री, हम भारत के साथ हैं, लद्दाख, पाकिस्तान और चीन। एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है जो पाकिस्तान के कब्जे में, पीओके है। दूसरी तरफ अक्साई चीन जो चीन के पास चला गया 1962 में, और बीच में है लद्दाख जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां माहौल अस्थिर होता है तो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट कई कई गुना बढ़ जाता है और यह स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। और याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक पॉइंट से कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या वांगचुक को इन अंतरराष्ट्रीय समीकरणों का अंदाजा नहीं था या फिर वो इसका शिकार बन चुके हैं? पुलिस कहती है वांगचुक के खिलाफ एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन की जांच चल रही है। इससे पहले की वीडियो मैंने बताया कि विदेश से उन्होंने बहुत ढेर सारी फंडिंग ली और कभी उन्होंने अपने अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं किए, यानी उन्हें विदेशों से फंडिंग तो मिल रही थी लेकिन किन स्रोतों से इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। क्या इसमें पाकिस्तान या चीन से जुड़ी कोई एनजीओ या संस्था शामिल थी? यही वो सवाल हैं जो जांच एजेंसियां अब तलाश रही हैं। पर दूसरी तरफ वांगचुक का तर्क है कि सरकार उन्हें शांतिपूर्ण विरोध की सजा दे रही है। वो कह रहे हैं कि यह विच हंटिंग है, यानी एक ऐसी मुहिम जहां सरकार सिर्फ विरोधियों को निशाना बना रही है, अपोजिशन को निशाना बना रही है। यहां हमें नहीं भूलना चाहिए कि वांगचुक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लद्दाख में बर्फ से स्कूल बनाए, सौर ऊर्जा को लोकप्रिय किया और शिक्षा को ग्रामीण स्तर पर सशक्त किया। उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। तो क्या इतना बड़ा व्यक्ति वाकई देश के खिलाफ काम करेगा? लेकिन एक चीज और निकल कर आई है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड। आप सभी बहुत जागरूक हैं, पता करिएगा ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड एस्टैब्लिश कब हुए। ये सीआईए के एक डायरेक्टर हुआ करते थे। सीआईए अमेरिका की वो कुख्यात एजेंसी जिसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में कोई भी लोकप्रिय सरकार, देशभक्त सरकार टिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस बात पे जिंदा रहता है कि कोई देश कितना कमजोर है। वो अपनी मजबूती पे नहीं लड़ता, वो दूसरे की कमजोरी पे लड़ता है। तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड हम भारतीयों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है। अरे भाई हमें रैमन मैग्सेसे मिला है, लेकिन पलट के देखिएगा क्या होता है। ये सीआईए के एक डायरेक्टर थे, उसने एस्टैब्लिश किया और इसका मकसद होता है किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल को बहुत हाईलाइट करना और उसको उस राष्ट्र के खिलाफ खड़ा कर देना। मोहम्मद यूनुस, हमारे देश के कई विद्वान, दुनिया के कई विद्वान, इनमें कोई इत्तेफाक नहीं है। यह भी एक सोचने की जरूरत है। आप प्रबुद्ध हैं, आप बहुत ध्यान से सोच सकते हैं। या यहां एक सवाल यह होना चाहिए, क्या प्रभावशाली चेहरे का इस्तेमाल करके किसी गहरे एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी हां, बार बार यह हो रहा है। पहले ये किसी की प्रोफाइल को आप करते हैं और फिर उसी को चेहरा बना देते हैं उस देश के खिलाफ खड़ा करने में। चूंकि लद्दाख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि पाकिस्तान ने हाल ही में गिलगिट पाकिस्तान में भी आंदोलन तेज किया। वहां स्थानीय लोगों को शिया सुन्नी के विवाद में उलझाया जा रहा है और साथ ही सीपीईसी प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई अब मिरर एजिटेशन की रणनीति पे काम करे, यानी भारत में भी वैसी अस्थिरता पैदा करना जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को कमजोर करे। भारत अपने लोगों के आंदोलन को दबा रहा है, भारत को इस रूप में लेकर जाए। और लद्दाख इस रणनीति का परफेक्ट डायरेक्ट, बिल्कुल टारगेट पर है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। कम आबादी है, सीमावर्ती क्षेत्र है, धार्मिक और जाति विविधता है, मजबूत पर्यावरण चेतना है और लोग आंदोलित आसानी से हो सकते हैं। बहुत तेजी से लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है। अब भारत सरकार ने वांगचुक को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हिरासत में ले लिया है। यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं है। यह दर्शाता है कि सरकार इसको सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मान रही है। तो क्या भारत सरकार के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है? तो अब आगे क्या होने जा रहा है? जांच एजेंसियां एफसीआरए फंडिंग के जरिए किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को उजागर करेंगी। पाकिस्तान पीआईओ से वांगचुक की बातचीत और मेल डाटा खंगाले जाएंगे।
केंद्र सरकार अब लेह एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ बातचीत तेज करेगी ताकि जनता को लगे उनकी आवाज सुनी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बचा रह जाता है, क्या लद्दाख में जो कुछ हुआ वो वाकई एक लोकतांत्रिक आंदोलन था, या फिर से ये भारत के सबसे सेंसिटिव एरिया में हाइब्रिड वॉरफेयर का पहला एग्जाम्पल है, जहां दुश्मन हथियार नहीं बल्कि विचार, आंदोलन, सोशल मीडिया के जरिए आपके देश पर हमला किया जाएगा, आपको आपके ही जाल में फंसाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पहचान पा रहे हैं कि असली दुश्मन कौन है, या फिर हम अपने ही लोगों को दुश्मन समझकर एक और गलती दोहरा रहे। और याद करिएगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था, शत्रुबोध बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा शत्रु कौन है, इसकी पहचान सही समय पर करने पर ही आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अब निगाहें केंद्र सरकार की रणनीति, खुफिया एजेंसियों की जांच और जनता की समझ पर है। लेकिन अगर यह आग फैली तो सिर्फ लद्दाख ही नहीं, पूरा उत्तर भारत जल सकता है। सोच समझ कर कदम उठाना है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। विश्लेषण अच्छा लगा हो, क्विकर वे में मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी अपडेट के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।